अभी मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं तुम्हें क्या बताऊं? जो बुरा भला सोच रहे हो वही बता दो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। फिलहाल मंसूबे के खदोखाल वाज़ेह नहीं हुए हैं। मैंने उसकी जिद के सामने हथियार डालते हुए कहा, मेरा इरादा है कि हथियारों से पूरी तरह लैस होकर एलन के ठिकाने पर जाकर उसे ललकारूं और उस पर दबाव डालकर वीरा को वापस लाने की कोशिश करूं। वीरा? सुल्तान शाह पुरख्याल लहजे में बुड़बुड़ाया, फिर चंद सानियों के तवाक्कुफ के बाद बोला, वीरा के बारे में तुमने कभी अपने दिल को टटोलने की कोशिश की है? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? मैंने तकरीबन घुर्राते हुए सवाल किया। यह ख्याल सिर्फ मुझ ही को नहीं, हर उस शख्स को आता होगा जो तुम्हारे करीब रहता है। इस बारे में गजाला ने भी बारहा सोचा होगा, लेकिन ये उसकी शराफत है कि वो इस बारे में अपनी जुबान नहीं खोलती। पर न उसने भी महसूस किया होगा कि वीरा सामने रहती है तो तुम उसकी तरफ से बेपरवाह बनने की कोशिश करते हो। वो किसी मुश्किल में पड़ जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो। आखिर क्यों? तुम इल्जाम तराशी कर रहे हो सुल्तान शाह। मेरी शादी से पहले की बातों को भूल जाओ। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। सारा फतूर तुम्हारे दिमाग का है। तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। वो मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला, गजाला की तरह वीरा भी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। मेरा अंदाजा है कि उसकी जगह कोई मर्द होता तो तुम खुलकर उसका साथ देते। वीरा एक लड़की ही नहीं, खूबसूरत और आज़ाद ख्याल लड़की है। तुम उसे हमदर्दी जताने में जरूरत से ज्यादा मोहतात रहते हो ताकि गजाला तुम्हारी नीयत पर शुबा ना कर सके। हाँ, ये बात दुरुस्त है। मेहरबानी में क्या मैल झोल के मामलात में मैं खुद भी बहुत आज़ाद ख्याल हूँ, लेकिन मुझे गजाला की बहुत फिक्र रहती है। मैं किसी कीमत पर भी अपने और उसके दरमियान शकूक व शुबहात पैदा नहीं करना चाहता। मेरे जवाब पर उसका चेहरा दमक उठा और वो खुश होते हुए बोला, मेरे दोनों सवालात का एक ही मफहूम था। पहली बार तुम मुनकर हो गए, दूसरी बात वही सवाल घुमा कर किया गया तो तुमने एतराफ़ कर लिया। मैं गजाला का मुखबर नहीं। आखिर तुम मेरे सामने मान क्यों नहीं लेते कि तुम वीरा को पसंद करते हो, उसके लिए फिक्रमंद रहते हो और उसे हर मुसीबत से महफूज देखना चाहते हो? इन सब बातों का पसंदीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने खुश के लहजा में कहा, मैं तो तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद रहता हूँ। इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। मैंने अभी तक इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उसने एहतजाज किया, बात सिर्फ पसंद और नापसंद तक की महदूद थी। तुम इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सुल्तान। मुझे मालूम है कि तुम क्या साबित करना चाह रहे हो। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। वो इत्मीनान से बोला, तुम यकीनन गजाला से इश्क करते हो, उसे अपने दिल की गहराइयों से चाहते हो, लेकिन उसके बाद वीरा का नंबर आता है। आज तुम्हें किसी तरह दूसरी शादी रचाने की जरूरत पेश आ जाए तो तुम्हारे सामने सिर्फ वीरा का नाम होगा। बकवास बंद करो। मैं बिगड़ कर बोला, तुम्हें आज तक यही मालूम नहीं हो सका कि बीवी और दोस्त में क्या फर्क होता है? वीरा दोस्त बल्कि बेहतरीन दोस्त भी बन सकती है, लेकिन उसे कोई ऐसा ही आदमी अपनी बीवी बना सकता है जिसका खून बर्फ की तरह ठंडा हो। वो तो अपनी खुशी के इजहार के लिए भी किसी अजनबी मगर कुबरू मर्द से गले मिलने में कोई हर्ज नहीं समझती। तुम्हारा और वीरा का ताल्लुक अजीब ही नहीं, नाकाबिले फहम भी है। वो अपना सर झटक कर बोला, चाहत और नफरत का ये अजीब इम्तजाज पहली बार मेरे तजर्बे में आ रहा है। बड़ों ने ठीक ही कहा है कि अपनी औरत हयादार और शर्मीली भली लगती है, दूसरी औरत इसी वक्त पसंद आती है जब वो बेशर्म और बेहया हो। इन्हें एक दूसरे से नहीं बदला जा सकता। जो लोग जोश में आकर ऐसा कर गुजरते हैं वो उम्र भर रोते रहते हैं। तुम हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचते रहते हो? मैंने उस पर जवाबी वार किया, मजबूरी है, मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि वो अब बेसहारा हो गई है और तुम लोग भी उसे मेरे सर मुड़ने की फिक्र में हो। इससे फटे हुए ढोल को अपने गले में डालकर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो मजाक की बातें होती हैं, इन्हें संजीदगी से नहीं लिया करो। मैं नासिहाना लहजा में कहा, वैसे किसी का माजी हमेशा उसका आज नहीं होता। वक्त हर एक को बदल देता है। जिन लोगों में लड़ने और जमाने की आंखों में आंखें डालने का हौसला होता है वो कोठे पर बैठने वालियों को भी इज्जत और एहतराम के दर्जे पर ला बिठाते हैं। मैं गजाला के साथ खुश हूँ। मुझे सायों का ताकुब करने का कोई शौक नहीं रहा है। ये फजूल बातें छोड़ो। वो अचानक ही कुछ अफसुर्दा सा हो गया। मौजू बदल कर बोला, तुम एलन के ठिकाने पर जाकर इसे ललकारने के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे जहन में अभी मुबहम सा खाका है। मैंने कहा, मैं दस्ते बमों और दूसरे हथियारों से लैस होकर उसे ये धमकी दे सकता हूँ कि उसने मेरा मुतालबा तस्लीम न किया तो मैं अपने साथ उसे और इसके सारे हमायतियों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इसका कोई भी निशानची घात लगा कि एक गोली चलाएगा और तुम्हारा किस्सा पाक कर देगा। वो मेरी बात काट कर बोला, मैं तुम्हें ऐसी खुदकुशी करने का मशवरा नहीं दे सकता। मैं इसका तोड़ सोच रहा हूँ। मैंने कहा, शायद तुमने कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में कुछ सुना हो। मैं इसी को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। मैं ये पेचीदा नाम पहली बार सुन रहा हूँ। नाम से तो ये अमराज कल्ब का कोई आला मालूम होता है। ये अमरीकियों की एक नई ईजाद है। इससे हजारों काम लिए जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि यह स्विच अभी तक बाजार में दस्तयाब नहीं है। फिर तो इसके बारे में सोचना ही बेसूद है। वैसे तो बहुत कुछ ईजाद हो रहा है। मुझे ऐसी खलाई तोपों के बारे में भी मालूमात है जो खलाई स्टेशन से लेजर शुआएं खारिज करके जमीन पर मक्खी के बराबर किसी भी निशाने को निस्तो नाबूद कर सकती हैं। इन तोपों की हलाकत खेजी में इतना इजाफा भी किया जा सकता है कि इनका फासला या इनका फायर मीलों के इलाके में हर चीज को जलाकर राख कर दे। लेजर गन एक जदीद तरीन जंगी हथियार है। मैं एक छोटी चीज के बारे में सोच रहा था। इसके बारे में कुछ जाने बगैर मैं क्या कह सकता हूँ? उसने शाने उचका कर कहा,
एक जादुई स्विच है जिसका ताल्लुक इंसानी दिल की धड़कनों से होता है। मैंने उसे बताना शुरू किया। इस चिपटी सी डिबिया को पट्टियों के जरिए किसी भी शख्स के सीने पर बांधा जा सकता है। जब तक इस शख्स का दिल धड़कता रहेगा, यह स्विच अपनी असल हालत में काम करता रहेगा। किसी भी वजह से उसी शख्स के दिल की धड़कनें बंद हो जाएं, तो सिर्फ 1.5 सेकंड की मुद्दत में यह स्विच अपना काम कर जाता है। इसका एक और सर्किट से लासिल्की ताल्लुक है। स्विच के फाल होते ही वो सर्किट अपना काम करने लगता है। इसे मिसाइल से मरबूत कर दिया जाए तो मिसाइल फायर हो जाएगा। डायनामाइट से जोड़ दिया जाए तो वो बटन दबने से फट जाएगा। शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के जरिए किसी भी निज़ाम की सलामती या कारकर्दगी को इस शख्स की जिंदगी के साथ मशरूत किया जा सकता है जिसके सीने पर वो स्विच बंधा हुआ हो। तुम बिल्कुल ठीक समझे, मैंने खुश होते हुए कहा। तुमने इस स्विच की बेहतरीन और जामे तारीफ बयान की है। इस शख्स के दिल की धड़कनें बंद होते ही बहुत कुछ तबाह हो सकता है। चलता हुआ कोई सिस्टम बंद हो सकता है या कोई भी बंद सिस्टम अचानक फाल हो सकता है। यह अमेरिका के सदर के सीने पर बंधा हुआ हो और उसे पेंटागोन के लासिल्की सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया गया हो तो अमेरिका के सदर पर कामयाब कातलाना हमला होते ही मुखालिफ बलाग के सैकड़ों फौजी और शहरी मराकज नाकाबिले तसव्वुर तबाही का शिकार हो सकते हैं। हत्ता कि भयानक खलाई हमले का भी इम्कान हो सकता है। तुम्हारी बात काबिल फहम है, मगर इसमें एक बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। वो सोचते बोला, एक आम और सेहतमंद आदमी का दिल 1 मिनट में तकरीबन 72 या इससे कुछ ज्यादा बार धड़कता है। इसके लिए तो ये स्विच सही रहेगा। अगर किसी वजह से किसी शख्स के दिल की धड़कनें 40 फी मिनट से कम हुए तो ये स्विच चल पड़ेगा, क्योंकि इसके सोचने और समझने की सलाहियत सिर्फ 1.5 सेकंड है। इसके नजदीक हर वो दिल बेजान होगा जो 1 मिनट में 40 मरतबा से कम धड़क रहा होगा। मुझे खुशी हुई कि सुल्तान शाह ने तालीम याफ्ता न होने के बावजूद हैरतनाक तेजी से एक ऐसा नतीजा अखज़ कर लिया था जो मेरी समझ में नहीं आ सका था या मेरे जहन में नहीं आ सका था। मैंने तारीफी लहजा में कहा, तुम्हारा ख्याल वजनी है, लेकिन यह कैफियत किसी दौरे वगैरह की शक्ल ही में हो सकती है। हो सकता है कि स्विच में वक्फा घटाने बढ़ाने की भी कोई सलाहियत रखी गई हो। वक्फा बढ़ाने की सूरत में स्विच की कारकर्दगी 0 भी हो सकती है। वो स्विच की जुज़वियात में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहा था। स्विच के काम करने से पहले ही कोई इस शख्स को बेबस करके उसको नाकारा बना सकता है। पूरे हिसाब किताब के बगैर इस स्विच का इस्तेमाल मौलक भी हो सकता है। तुमने मेरी बात पूरी होने से पहले ही अपनी जिरा का आगाज कर दिया है, मैंने तुरुश लहजे में कहा। यह हिसाब किताब उस वक्त करना होगा जब कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच हमारी जेब में मौजूद हो और हम इसे इस्तेमाल करने का इरादा रखते हो। फिलहाल वो स्विच किसी भी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। अमेरिका में कौमी और बैनुल अक़वामी सलामती के जिम्मेदार इदारों के लिए वो स्विच ईजाद किया गया है। हम स्विच नहीं, उसके बारे में अपनी मालूमात इस्तेमाल करेंगे और एलन को मबहूत करने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है, मुताहिदी लहजा में बोला, वो अमरीकियों के लिए काम कर रहा हो। अमेरिका के दाखिली और खारजी सलामती के जिम्मेदारों से उसके गहरे मरासम हो। इसे मालूम होगा कि कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या बला है। वो धोखा खा सकता है, मगर फिर भी ये बहुत बड़ा खतरा होगा जो तुम मोल लोगे। वो मोल लेना ही पड़ेगा, मैंने फैसला खुन लहजा में कहा। मेरे सामने 2 मकासद हैं, वीरा की बाजियाबी और एलन की बीख खुनी। अगर उसे ढील देकर पनपने का मौका दिया गया तो तेजी से ताकत पकड़ता चला जाएगा और फिर कोई उसे लगाम नहीं दे सकेगा। मुझे अब भी शुबा है कि यह सारी मनसूबाबंदी एलन के दिमाग की पैदावार है। चिकसराय से पेशावर तक के सफर में तुम भी देख चुके हो कि वो कितने पानी में है। मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा दिमाग इसकी मदद कर रहा है। एलन के लिए यह नामुमकिन था कि वो कलील से मुद्दत में मकामियों के साथ मुतअद्दिद पेशावर सफेद फामों को अपने गिर जमा कर लेता। फिर वहां कब छापा मारने का इरादा है वो मेरा हम ख्याल हो चुका था। जल्द अज जल्द मगर पूरी तैयारी के बाद मैंने ठोस लहजा में कहा, गजाला को मेरे इस मंसूबे की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। इसे समझाना मेरे बस से बाहर है। वो इस पूरी मुहिम को खुली खुदकुशी करार देकर मेरी मुखालफत पर तुल जाएगी। वो बेसाख्ता हंस पड़ा, मैं समझता हूँ। वो तुम्हारी बीवी होने के साथ मेरी मुंह बोली बहन भी है। तो फिर सोहराब गोट की तरफ चला जाए? मैंने गाड़ी की रफ्तार कम करके पूछा। वो क्यों? हैरस उसकी तेवरियां कदरे चढ़ गईं। बारूदी शोबदों के लिए मुझे इसी एक ठिकाने का इल्म है। मैंने कहा, चलो इधर ही चलते हैं। उसने सोचते हुए कहा, कराची में हथियारों की खरीदो फरोख्त के काफी अड्डे हैं, लेकिन मालूमात और राब्तों के बगैर एक गोली भी खरीदनी मुश्किल है। प्लाजा के मशहूर शॉपिंग सेंटर में खाइस्ता गुल कराकरी की एक दुकान चलाता है, लेकिन दरभरदा टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और आर्मड पर्सनल कैरियर तक के सौदे करता है। हल्के भारी हथियारों और उनके एमुनेशन तो रेवड़ियों की तरह बिकते हैं। टैंक और दूसरी भारी गाड़ियां तो बाहर ही जाती होंगी। बाहर कहाँ जाएंगी? मेरी खजफहमी पर वो हंस पड़ा। अफगानिस्तान में कौन सी बंदरगाह है जो काम आएगी? हवाई जहाज से इनका किराया असल सौदे से महंगा पड़ता है। सारे माल की खेप यही होती है। हथियारों की बात तो समझ में आती है, लेकिन इस कदर भारी साजो सामान कौन खरीदता होगा? फौज की जरूरियात से जो कुछ बचता है वो पुलिस का महकमा खरीद लेता है। 50 लाख कीमत वाली बख्तरबंद गाड़ी 3-4 लाख में मिलने लगे तो कौन दूसरी गैर महफूज गाड़ियों में धक्के खाना पसंद करेगा? मैंने पुलिस वालों को ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। ये उनकी बदकिस्मती है। मलकियत इनकी होती है, इस्तेमाल दूसरे करते हैं। ये दिन रात जो गाड़ियां भांत भांत के वहशतनाक सायरन बजाती दौड़ती फिरती हैं, अफगानिस्तान ही से चमन और तूरखम के रास्ते आई है। सरहद के इलाकों में पुलिस वाले इन ही गाड़ियों में गश्त करते हैं।
इस दौरान में मैं गाड़ी सोराब कोट की तरफ ले जाने वाले रास्तों पर डाल चुका था। मैंने वक्त गुजारी के ख्याल से कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी हर बात दुरुस्त है। रूसियों के पसपाई के बाद सारा माल गनीमत इसी तरह बेचा जा रहा है, लेकिन खरीदार एक ही हो तो कभी भी पूरे दाम नहीं मिलते। वो आरफाना अंदाज में हंसते हुए बोला, तुम समझते हो कि अफगानिस्तान एक मुनहनी सी लकीर है जो बस पाकिस्तान को छूती है। इसकी सरहदें बहुत से मुल्कों से मिलती हैं। पाकिस्तान के अलावा ईरान फौजी साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार है। भारतीय भी बोलियां लगाते रहते हैं। चोरी छुपे चीनी नुमाइंदे भी मंडी में अपनी जरूरत का साजो सामान तलाश करते रहते हैं। ये माल बेचने वालों की हैसियत क्या होती है? वो सरकारी नुमाइंदे तो नहीं हो सकते। ये सब जंगजू अफगान कमांडोज के नमकवार हैं, इसने कहा। मैंने सुना है कि सारे सौदे ईमानदारी से 50-50 की बुनियाद पर होते हैं। आधा माल कमांडर ले जाते हैं, आधे में दूसरों का हिस्सा होता है। ये भागते भूत की लंगोटी वाला हिसाब है। मुफ्त में हाथ आए हुए माल के एवज जिसके जो हाथ लग जाए ले उड़ता है। हेरोइन के दामों खरीदा या रूसियों से छीना हुआ ये सारा जंगी साजो सामान अब कोड़ियों के मोल बिक रहा है। सोराबकोट में जाती इस्तेमाल के छोटे हथियार मिलते हैं। सुल्तान शाह अपनी मालूमात झाड़ने में लगा रहा और मैं अपनी गाड़ी को रास्ता देता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां मॉडल की गाड़ियां मंडलाती फिर रही थी। फर्क सिर्फ यह पड़ा था कि इससे बार वो खालिस मर्दाना बाजार था जहां औरतें भूले भटके ही नजर आती थी। मैंने सुना था कि अल आसिफ स्क्वायर की दुकानों और फ्लैटों में गैर कानूनी साजो सामान के लेन देन के कई अड्डे कायम थे, लेकिन कभी वहां जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। भीड़ भाड़ में हमारी कार पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं थी। बाजार में दाखिले के मकाम पर कपड़ों के टुकड़ों और थानों से लदे हुए कई थैले नजर आए। हमने काफी दूर जाकर गाड़ी एक जगह पार कर दी और वापस बाजार की तरफ चल दिए। वहां रोजमर्रा जरूरियात की अशिया का बहुत बड़ा बाजार कायम था। सुल्तान शाह ने किसी शनासा की तलाश में काफी देर तक इस कुंजान बाजार में भटकता रहा। फिर मुझे एक जगह छोड़कर परचून की एक दुकान पर जा घुसा। दुकानदार से कई मिनट तक मुज़ाकरात करने के बाद वो इस पुरजोश अंदाज में मुसाफा करके पलटा और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ करीबी जीनों की तरफ बढ़ गया। इस वसी और अरीज इमारत की ऊपरी मंजिल पर ट्रांसपोर्टरों के दफातर, दुकानें और होटल कायम थे। सुल्तान शाह फ्लैटों के सामने वाली राहदारी तय करता हुआ एक ऐसे दरवाजे के सामने रुक गया जिस पर आजाद मून लाइट होटल का बोर्ड लगा हुआ था। फ्लैट का बैरूनी कमरा किसी सस्ते होटल का समा पेश कर रहा था। वहां दीवारों के साथ लंबी लंबी चौबी बेंचें पड़ी हुई थी जिन पर चंद लोग विराजमान थे। काउंटर पर दहकते हुए चूल्हे पर चाय का पानी उबल रहा था। अंदरूनी कमरों में पड़ी हुई मुतअद्दिद चारपाइयां किसी सराय का समा पैदा कर रही थी। सुल्तान शाह ने काउंटर वाले को तफाक से सलाम करके अपनी मादरी जुबान में गुफ्तगू की इब्तिदा की। चंद सानियों तक वो दोनों जोशो खरोश से बातें करते रहे। इस दौरान में काउंटर वाला बार बार मेरी तरफ देखता रहा था। फिर वो काउंटर के पीछे से बाहर निकला। उसने मुझसे भी हाथ मिलाया और हम दोनों को साथ लेकर ऊपरी मंजिल की तरफ चल दिया। इस बार हम जिस फ्लैट में पहुंचे वहां सिर्फ मेज और चंद पुराने सोफे पड़े हुए थे। मेरा अंदाजा था कि वो फ्लैट आजाद मून लाइट होटल के एन ऊपर वाक़ था। हमारी आवाज सुनकर अंदर से कद आवर और बारोब शख्स बाहर आ गया। हमें लाने वाले ने उससे कुछ कहा और फौरन वहां से वो वापस चला गया। उस शख्स ने हम दोनों को बैठने का इशारा किया और खुद भी जमकर बैठ गया। सुल्तान शाह ने अपनी मादरी जुबान में चंद फिक्रे अदा करने के बाद उर्दू में बात शुरू कर दी। हमें हल्की की साख्त के कुछ दस्ती बम वगैरह दरकार है। रकम नकद अदा की जाएगी। बम कहाँ इस्तेमाल करने हैं? उसने बिगड़ी हुई उर्दू में वो टेढ़ा सवाल किया तो उसके लबो लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे उर्दू जुबान पर कुदरत हासिल नहीं है। सौदे के लिए क्या यह बताना जरूरी है? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। बिल्कुल नहीं। वो अपनी गलती महसूस करके मुआज़रत खाना लहजम बोला। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तुम्हें कैसे बमों की जरूरत है? दस्ती बम 20 इकसाम के होते हैं। धुएं के बम। सुल्तान शाह ने तायद तलब अंदाज में मेरी तरफ देख कर कहा। मैंने फौरन अपना सर असबात में हिला दिया। इस सवाल ने मुझे भी उलझन में डाल दिया था। हमारे मेजबान के होंठों के पीछे सफेद दांतों की कितारें नुमाया होगी। वो हमारे अहमकाना रद्दअमल पर बुजुर्गाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर वो बोला, धुएं के बम, बेहोशी के बम, आग लगाने और तबाही फैलाने वाले बम, सिर्फ धमाका करने वाले बेजर बम और भी बहुत सी किस्में मौजूद हैं। यहाँ आने वाले अक्सर ग्राहकों को मालूम नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। मेहरबानी। मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा। दरअसल हमें बेहोशी के और आग लगाने वाले बमों की जरूरत है। दो भी मिल जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। 4 दस्ती बम 6000 के मिलेंगे। उसने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, ले आओ। मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, हम मोल तोल नहीं करेंगे। ज्यादा माल लोगे तो रायत हो जाएगी। दर्जन के दाम दूसरे होंगे। वो बोला। मैं पैसे गिनने में मसरूफ हो गया था। सुल्तान शाह तहय्युर ज़दा आवाज में बोला, तुम इतनी बेखौफी से ये धंधा कर रहे हो जैसे मूंगफलियां बेच रहे हो। तुम्हें पुलिस वगैरह से खौफ नहीं आता? किसी वक्त इनके मुखबर भेस बदल कर तुम्हारे पास आ सकते हैं। गलत आदमी यहाँ कदम ही नहीं रख सकता। वह बड़े एतमाद से बोला, तुम 2 छलनियों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हो। जब तुम परचून की दुकान पर पूछगिछ कर रहे थे तो एक बच्चे ने मुझे खबर पहुंचा दी थी कि काले कार्ड में आने वाले 2 शहरी बारूद के किसी सौदागर की तलाश में भटक रहे हैं। चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी का नंबर भी बता सकता हूँ। दुकान वाला चाहता या तुमसे मुतमईन होता तो तुमको सीधा मेरे पास भी भेज सकता था, लेकिन उसने तुम्हें मेरे होटल भेज दिया। मैंने खबर मिलते ही होटल वाले को पैगाम दिया था कि ग्राहकों को मेरे पास भेज दिया जाए। मेरी मर्जी ना होती तो तुम यहाँ आ ही नहीं सकते थे। उसकी जुबान से काली कार्ड का जिक्र सुनकर मैं हैरान रह गया और पूछ बैठा, क्या तुम्हारे आदमी यहाँ
आने वाली हर गाड़ी की निगरानी करते हैं। मजबूरी है, वो सादगी से बोला। हमारा काम ही ऐसा है कि होशियार रहना पड़ता है। अपनी आंखें खुली न रखें तो पल भर में लॉकअप और फिर जेल जा सकते हैं। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि हम लोग सरकारी मुखबर नहीं बल्कि हकीकी खरीदार हैं? मैंने 6,000 के गिने हुए नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारा मामला तो बहुत सीधा साधा था। तुम्हारी गाड़ी में पहले ही हथियार लदे हुए हैं। मालूम होता है कि किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हो। उसने नहायत इत्मीनान से कहा। मैं हैरत से अपनी जगह पर उछल पड़ा और बेसाख्ता बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारे आदमियों ने हमारी गाड़ी की तलाशी ली है। जब तुम परचून वाले से बातें कर रहे थे तो एक आदमी तुम्हारी गाड़ी का जायजा ले रहा था। फिक्र मत करो, तुम्हारी एक चीज भी इधर से उधर नहीं हुई होगी। मेरे आदमी चोर नहीं है, वो सिर्फ इन्हीं गाड़ियों की देखभाल करते हैं जिनमें मेरे ग्राहक या मुलाकाती आते हैं। तुम अपनी गाड़ी से उतरकर आटा या कपड़ा खरीदने में मसरूफ हो गए होते तो कोई तुम्हारी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता। फर्ज करो कि हमारी गाड़ी में हथियार ना होते तो तुम कैसे पता चलाते कि हम सरकारी मुखबर नहीं तुम्हारे हकीकी खरीदार हैं? सुल्तान शाह भी उसकी तरीकाकार में दिलचस्पी लेने लगा था। ये कारोबारी राज हैं, वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मगर तुमको बता देता हूँ, अपनी गाड़ियों में आने वाले सब लोग जरूरतमंद होते हैं। सरकारी मुखबर चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। टैक्सियों या मुश्तबा गाड़ियों में आते हैं जो उन्हें उतार कर गायब हो जाती है। वो जहां भी जाते हैं मुंह की खाते हैं। बाजार के सारे आदमी उनकी जुबान से हथियारों का जिक्र सुनते ही अपने कानों को हाथ लगाते हैं और नफरत और हकारत से उन्हें भगा देते हैं। चंद सानियों तक नोटों से खेलने के बाद उसने वो गड्डी गिने बगैर अपनी जेब में रख ली। नोट गिन लो, रकम पूरी है। मैंने उसे बेपरवाही पर टोका। तुम गिन रहे थे तो मैं देख रहा था। 100 के पूरे 60 नोट हैं। इस बार वो खुलकर हंसा था। मुझे तुम दोनों भले आदमी लगती हो। दस्ती बमों की तादाद बढ़ा लो तो मैं अब भी काफी राय दे दूंगा। तादाद बढ़ा लो तो धुएं के बम 9,000 और आछी बम 15,000 रुपए दर्जन दे दूंगा। तुम्हारा ठिकाना देख लिया है, जरूरत पड़ी तो दोबारा आ जाएंगे। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे पास दूसरे शोबदे हों तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। शोबदे तो सैकड़ों हैं। वो अपने निशिस्त पर पहलू बदलते हुए बोला। स्टेशनरी और खिलौनों की शक्ल की बारूदी सुरंगें 50,000 रुपए सैकड़ा मिल जाएंगी। माल स्टॉक में है, रकम दो और माल ले लो। इनमें हलाक करने वाली बारूदी सुरंगें भी हैं और खौफजदा करने वाली जो जोरदार धमाके से पड़ती हैं मगर तबाही नहीं फैलाती। हर चीज की गारंटी होगी, काम ना करे तो पैसे वापस। अपने ये शोबदे दिखा सकते हो? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बेकार होगा, देखने में ये सब बेजर चीजें हैं। इनकी असलियत का पता फटने पर चलता है। ये नाजुक हरबे अपनी ओरिजिनल पैकिंग में है। हम खुद भी इनसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। सुल्तान शाह के इमाम पर मैंने अपनी मतलूबा अशिया की फहरिस्त में इजाफा कर दिया और हमारी इस मोहलक खरीदारी की मालियत 20,000 रुपए से भी तजावुज कर की। उसने अपना नाम अब्दुल रशीद महमद बताया तो मुझे खासी हैरत हुई। मेरा अंदाजा था कि उसके कारोबार की तरह उसका नाम भी खासा पेचीदा होगा। सौदा तय हो जाने के बाद वो नकासी के रास्ते से बाहर चला गया। मैंने बकिया रकम गिनकर उसके हवाले कर दी थी। उसके जाते ही 10-12 साल का एक सुर्ख सफेद अफगान बच्चा हम दोनों के लिए खोलती हुई चाय से भरी हुई नीली ताम चीनी की चैनक और 2 प्यालियां ले आया। मैंने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की मगर वो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर शर्मीले अंदाज में मुस्कुराता रहा। शायद वो उर्दू समझने से कासिर था। मैंने प्याली में चाय उंडेल कर अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। रशीद की वापसी खासी देर में हुई। वो बहुत एहतियात से एक कदर वजनी पैकेट लेकर आया था जो उसके पीछे आने वाले एक जवान साल लड़के ने उठाया हुआ था। भरोसा हो तो ये सामान गाड़ी में रखवा दूं? उसने आते ही कहा। चाहो तो पैकिंग खोलकर हर चीज चेक कर सकते हो। बमों में कोई पिन नहीं है, ये फेंकते ही फट जाएंगे। हर सुरंग में सुर्ख रंग की स्विच पिन है। गोली जब तक फायर न की जाए अपनी असलियत जाहिर नहीं करती। हमें तुम पर भरोसा है। यह पैकेट एहतियात से गाड़ी की डिक्की में रखवा दो। मैंने चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं, रशीद महमद ने लड़के को वापसी का इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी गाड़ी की हिफाजत पर मामूर मेरे आदमी लीवर को नुकसान पहुंचाए बगैर गाड़ी का हर ताला खोलने में महारत रखते हैं। चाबी के बगैर भी ये पैकेट डिक्की में पहुंच जाएगा। चाय खत्म करके हम दोनों उठ गए। वो एक तुंदखूख कबायली नजर आने के बावजूद बहुत मुहज्जब था। हमें छोड़ने के लिए जीनों तक आया और इस वक्त तक सिरे पर खड़ा रहा जब तक हम लैंडिंग से जीनों की दूसरी समत में ना घूम गए। गाड़ी के करीब पहुंचकर मैंने खास तौर पर कुर्बो जवार का जायजा लिया लेकिन वहां कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिस पर गाड़ी की निगरानी करने का शुबा किया जाता। डिक्की खोली तो उसमें हमारे खरीदे हुए सामान का पैकेट मौजूद था। डिक्की बंद करके हम फौरन ही वहां से रवाना हो गए। हमारा फ्लैट एक कुशादा हाथे में बनी हुई 3 अमारात में से एक में वाक़ था। वो तीनों 7 मंजिला अमारात थी और हर इमारत में आमदोरफ्त के लिए लिफ्ट मौजूद थी। वहां सबसे बड़ी खूबी यह थी कि हर मंजिल पर सिर्फ 2 फ्लैट थे जिनके दरमियान सरसब्ज गमलों से आरास्ता वसी राहदारी मौजूद थी। वरना मैंने इसी शहर में ऐसे महंगे फ्लैट भी देखे थे जिनकी तंग और बेढब राहदारियों से किसी बीमार का स्ट्रेचर या जनाजा नीचे ले जाना दुश्वार था। फ्लैटों के मकीनों के लिए अहाते की दीवारों के साथ पुख्ता गैराज बने हुए थे। शराब गुट की खरीदारी से फारिग होने के बाद मेरा फौरन कहीं जाने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी अपने मखसूस गैराज में खड़ी कर दी। मैं मौजूद एमुनेशन और हथियारों के थैले संभाले। सुल्तान शाह ने बम्बों का पैकेट उठाया और हम दोनों ऊपर रवाना हो गए। गजाला शायद बेचैनी से हमारी मुंतजिर थी। उसने डोरबेल बजते ही दरवाजा खोल दिया। ये क्या ले आए? हम दोनों को लदा फना देखकर उसने हैर से पूछा।
कुछ नहीं, हथियारों के वही थैले हैं जो लेकर हम जहांगीर की फैक्ट्री से निकले थे। मैंने कहा, इनका गाड़ी में पड़ा रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए ऊपर ले आए हैं। मगर यह पैकेट तो इस सामान में नहीं था। गजाला ने सुल्तान शाह के हाथ में मौजूद पैकेट को इस्तबाह में नजरों से देखते हुए कहा, इसे हमारी ताज़ा खरीदारी समझ लो, इस पैकेट से छेड़छाड़ न करना, ये सब चीजें किसी कमरे में बंद कर दो। वो सरगोशियाना लहजे में बोली, जहांगीर आया हुआ है, तुम्हारा इंतजार करते करते एक बेडरूम में सो गया। जहांगीर? मैंने क्यों कर पूछा। वो अपने होशो हवास में तो है ना, इस वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो आया तो ठीक था, लेकिन बहुत उदास था। बात करते करते उसने अचानक ये गैर मुतल्लका सवाल कर डाला, आज तारीख क्या है? तारीख से तुम्हें क्या लेना थी ना? मैंने उसे घूरते हुए कहा, सच बात यह थी कि मुझे पै दर पै नाज़िल होने वाले मसाइब की वजह से दिन और तारीख का कोई होश नहीं रहा था। वो उदासी के आलम में कह रहा था कि आज क्रिसमस है, लेकिन वो भरे शहर में यको तनहा है। वो थैले में डालकर एक सरबंद बोतल भी लाया था। मैंने बर्फ गिलास और पानी की बोतल के साथ उसे एक बेडरूम में पहुंचा दिया था, क्योंकि वो चाय वगैरह पीने पर आमादा नहीं था। वो वहां बैठकर पीता रहा और अब बेहोश पड़ा होगा। मैंने उसकी बात काट कर गुस्सीले लहजे में कहा, उसकी यह हिम्मत कैसे हुई कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ बोतल खोले? इसे कुछ नहीं कहना। मेरे खराब तेवर देखकर गजाला घबरा गई। उसकी काबिल रहम हालत देखकर मैंने खुद ही उसकी हौसला अफजाई की थी, पर न वो तो मुझे अपनी बोतल दिखाते हुए भी झिझक रहा था। मैं उसे सबक जरूर दूंगा। मैंने अपने साथ लाए वो थैले स्टोर रूम के एक गोशे में रखते हुए कहा, वो इस क्रिसमस को कभी नहीं भूल सकेगा। मैंने अपने बेडरूम में जाकर बाथरूम से ठंडे पानी की बाल्टी भरी और दूसरी ख्वाबगाह में जहांगीर के सर पर पहुंच गया। सारी टेबल पर ब्लैक लेबल की 1 लीटर वाली 3/4 बोतल मेरा मुंह चढ़ा रही थी। गिलास में भी थोड़ी सी स्काच मौजूद थी। शायद गिलास खत्म करने से पहले ही जहांगीर पर गनूदगी हमलावर हुई थी और वह आलम सरूर में बिस्तर पर पहलू के बल ऊँग गया था। मैंने ठंडे पानी की बाल्टी बेरहमी से उसके सर पर उलट दी। इस वक्त मुझे बिस्तर या कालीन के खराब होने की जर्रा भी फिक्र नहीं थी। ज़हन पर सिर्फ जहांगीर को सजा देने की धुन सवार थी।